हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज़ के एक नए एपिसोड में, जहां हम चर्चा करते हैं हमारे सारी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ। आज हमारे बीच एक हमारे इंस्टीट्यूट के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने घर से, अपने होम टाउन से काफ़ी दूर आकर, काफ़ी महीनों के परिश्रम के बाद वो अचीव किया जिसका सपना काफ़ी सारे बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th जब वो एक सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच है आज आर्यन आर्यन रिछारिया। इनका चयन हो चुका है और इनको बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है अभी इस समय। तो आर्यन, स्वागत है आपका। सर, और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत थैंक यू बहुत। सर। इतने ये सारे महीनों के परिश्रम के बाद फाइनली आपको एक आपका ओहदा बैंकिंग सेक्टर में मिल गया। कैसा महसूस हो रहा है फाइनल रिजल्ट के बाद आपको? सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सर फैमिली भी बहुत खुश है। सर, आप मेंटर्स भी सब खुश हैं, तो सर बहुत अच्छा लग रहा। तो इससे पहले आर्यन, मतलब हम किसी और बारे में चर्चा करें, पहले हम चाहेंगे कि आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप उन सबको अपने बारे में कुछ बताएं, और ताकि वो जाने कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और फिर हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। सो माई सेल्फ आर्यन आचार्य। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम रानीपुर फ्रॉम सेंट मेरीज। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्याम राघवेंद्र कॉलेज से की है, विच इज़ एफिलेटेड बाई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। और 1 साल मैंने प्रिपेयर किया था इसके लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और 1 साल बाद होपफुली मेरी जॉब बहुत अच्छा लग गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आर्यन मेरा आपसे है, वो ये है कि जब आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, अपना ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो सर। ये होम टाउन छोड़ने वाला डिसीजन जो था आपका, ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? ये सर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैंने अपने मतलब घर से अपनी दूर कभी नहीं गया हूँ, मतलब कभी भी नहीं, 15 दिन के लिए भी नहीं गया कभी। तो वो एक कम्फ़र्ट था बहुत ज़्यादा घर का। पर सर मेरी मौसी हैं जो, वो भी यहीं से पढ़ी हैं, क्योंकि करियर पावर से ही आप जानते हैं सुष्मिता त्रिपाठी। हम्म। तो उन्होंने कहा मुझसे, "अब तुम अब घर पे डले-डले कुछ कर नहीं रहे हो, दिन भर लेटे रहते हो, तो अब थोड़ा प्रिपेयर करो, फ्यूचर का सोचो थोड़ा-सा।" तो उन्होंने पुश किया मुझे कि आप जाएँ, यहाँ ये इंस्टीट्यूट है। मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया था थोड़ा-सा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर मेरे काफ़ी लोग हैं, मेरे चाचा जी भी एलआईसी में हैं। तो उन्होंने मुझे पुश किया थोड़ा-सा कि तुम जाओ यहाँ पे और प्रिपेयर करो अच्छे से, मन लगा के। तो सर इसलिए मुझे फिर उन्होंने कहा कि घर से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ सर, तो वहाँ पे उतना पढ़ाई का माहौल है नहीं बहुत ज़्यादा, तो कोचिंग तो एक भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा दूर नहीं जाना तुम्हें, सर बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ से ले जाओ, कोचिंग तो बता रहे हैं हम लोग, बस पढ़ना है मन लगा के वहाँ। सर ये मेरे लिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के जो एक फैमिली बैकग्राउंड है हमारा हाँ सर। बैंकिंग वाला, उसमें हमें काफ़ी हद तक एक हेल्प मिल हाँ गया सर, था। काफ़ी ज़्यादा। तो पहले मतलब 12th के टाइम तक कभी ऐसे सोचा था ऐसा कि अपन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है नहीं या सर, कहीं जाना है इस सेक्टर में कहीं? मेरा सर हमेशा से एक ही था गोल कि मुझे क्रिकेटर बनना था सर। मुझे 12th तक भी, मैं मेरी ग्रेजुएशन में भी मुझे मतलब कुछ नहीं था, फ्यूचर का मैंने उतना सोचा भी नहीं था। वो तो ग्रेजुएशन करनी थी सर, ईयर वेस्ट नहीं करना, तो मैंने कहा ठीक है एडमिशन ले लेता हूँ। मम्मी और पापा ने बहुत खुश किया, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मौसी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, उन्होंने बहुत पुश किया मुझे कि तुम बैंकिंग ट्राई करो एक बार, क्योंकि मेरी थोड़ा-सा मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ थोड़ा अच्छा है मेरा और इंग्लिश थोड़ा-सा अच्छा है। तो उन्होंने कहा इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो इसके लिए बैंकिंग के लिए, तो उन्होंने कहा इसमें तुम अच्छा कर सकते हो, तो ट्राई एक बार ज़रूर करो। तो मतलब आपने जब शुरुआत करी अपने मतलब बैंकिंग वाली जर्नी की, फिर आपको अच्छी चीज़ ये थी कि मेंटरशिप के चलते पता ही लग गया कि आपको हाँ, यहीं आना है हाँ, करियर पावर में। तो एक आपके पास एक बोनस पॉइंट था हाँ कि सर। आपको ज़्यादा हंट नहीं करना नहीं, पड़ा। हाँ सर। फिर आप मरानीपुर से आप झांसी मूव हो गए, आप यहाँ सेटल हो गए। हाँ सर। तो पहला सवाल तो ये, झांसी कैसा लगा आने के बाद? सर झांसी तो सर अच्छा है, मतलब अच्छा ही लगा हमें। मनालीपुर से तो बहुत बेटर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। लोग कैसे लगे यहाँ के? लोग सर बहुत लिमिटेड लोगों से ही मिला हूँ मैं सर, कोचिंग वगैरह में, और मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, हैं बस यहाँ पे वो। लेकिन वहाँ लोगों ने कहा कि तुम वहाँ भी रह सकते हो, पर मेरी मम्मी का सर, आप जानते ही हैं, उनका पहले से था कि नहीं, अलग ही रहना है तुम्हें। तो लोग सर काफ़ी अच्छे हैं, हम रहते हैं अभी तो पास में ही है सर, एक तो वो, तो ट्रैवल का कोई है नहीं मुझे, 2 मिनट हुँ। लगते हैं घर से कोचिंग आने में। तो लोग सर बहुत अच्छे हैं, कोचिंग सर बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट ये था सर मेरे लिए। तो मतलब जब यहाँ पर आए तो आप का जो फर्स्ट डे था, हाँ आपका सर। इंटरेक्शन हुआ यहाँ टीचर्स से, हाँ सर। तो टीचर्स से मिलके कैसा लगा? टीचर से मिलके सर बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरा पहला इंटरेक्शन शायद सर
आपसे ही हुआ था सर। पहली क्लास सर हाँ, आपकी थी उस दिन। हाँ। सर आपने मुझसे पूछा था कि तुमने क्या किया है, कहाँ से किया है? और आपने पूछा मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे? तो उसका सर मेरे पास कोई जवाब था नहीं क्योंकि सर, तो सर यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ सबसे। चलिए, नहीं बढ़िया है। तो अभी क्योंकि ऐसे आपका ऑलरेडी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड जो है वो मैथ साइड से हाँ ही सर। था, और आप शुरुआत में पढ़ने में भी अच्छे थे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि वही घर से इंटरेक्शन काफ़ी हो चुका है हाँ सर। हमारा हाँ। ऑलरेडी मम्मी वगैरह से। तो आपने जब अपना यहाँ पदार्पण किया, मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हाँ में, सर। तो जो हमारा स्कूलिंग वाला पैटर्न होता है पढ़ाई का, और फिर जब हम स्विच करते हैं अपना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, तो इन दोनों की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में क्या कोई खास वास्ट डिफरेंस है? वास्ट डिफरेंस तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पर एक ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि टॉपिक वाइज डिफरेंस, मतलब स्कूल में इतना डीपली नहीं पढ़ाया था, और बैंक की प्रिपरेशन में स्पेशली मेंस में आपको थोड़ा सा टॉपिक डीपली पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पूरा गेम सिर्फ आपकी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस की है, कौन सा आप करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे रीजनिंग का सर मेन डिफरेंस लगा, क्योंकि रीजनिंग वगैरह स्कूल में उतना है नहीं, कुछ भी नहीं है एक्चुअली एक जहाँ से मैं सबसे पढ़ा बड़ा हूँ। एस्पेक्ट एक ये भी है ना, क्योंकि जैसे जब बच्चा शुरुआत करता है प्रिपरेशन फेज़ में अपना, और जब वो सिलेबस से गो थ्रू हाँ होता है, तो क्योंकि हम लोग मतलब इंटरैक्ट करते रहते हैं स्टूडेंट से, तो अक्सर मेरा सवाल पहला क्लास में यही होता है बच्चों से कि जब बच्चा आता है कि भई ये बताओ, अगर आप बैंकिंग का बैच जॉइन कर रहे हो, एसएससी का बैच जॉइन कर रहे हो, तो बैंक के बारे में, एसएससी के बारे में पता क्या है? तो सुनने को मिलता है हम लोगों को, सर वो 10th तक की मैथ्स आती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है हाँ मेरे सर, ख्याल से। सबसे ज़्यादा। क्योंकि टॉपिक्स वो हैं, लेकिन मैथ्स खुद में एक इतना वास्ट डोमेन है, इसका इतना इलैबोरेट वर्जन है आपके पास, कि जब तक आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे नहीं हाँ जाएँगे, सर। तो आप उसे 10th की मैथ्स कह नहीं नहीं, सकते नहीं बैठ सर। करके। तो जैसे हमारे पास प्रीलिम्स फेज़ में अरिन 3 सेक्शंस होते हैं, रीज़निंग, मैथ्स और इंग्लिश। हाँ सर। तो जब आपने अपनी स्टार्टिंग करी है प्रिपरेशन की, फाउंडेशन कोर्स के साथ, हाँ सर। तो आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, सबसे वीक पॉइंट क्या था? सर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सर इंग्लिश था, फिर मैथ, और सबसे वीक पॉइंट सर रीजनिंग ही था मेरा। क्योंकि उसमें सर एक्चुअली में मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि सेटिंग और अरेंजमेंट होते हैं, मैंने पहली बार ही देखे थे, तो उसका कुछ आइडिया नहीं था सर मुझे। तो फिर जब आपने यहाँ पढ़ना स्टार्ट हाँ किया, सर। तो यहाँ आपको बेसिक से चीज़ें क्लियर होती गई हाँ बढ़िया सर। आराम से, अच्छे बेसिक्स से। सबसे अच्छी यही थी सर, यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया सब कुछ। अब एक सबसे बड़ा जो एक मतलब बच्चों के पास हर्डल होता है, वो होता है जीए, क्योंकि प्रीलिम्स का फेज़ तो है ही अपना, लेकिन जीए क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन के बाद ही आप यहाँ हाँ पे आए सर। थे, तो आपके पास वही वाला साल था कि आपके पास 1 साल है, आप 1 साल में बढ़िया अगर निकल गए हाँ सही है, सर। वरना थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता हाँ है सर। हमको। तो जो जीए वाला सेक्शन है, जीए आप प्रिपेयर कैसे करते थे? उसके लिए आपने क्या मटेरियल यूज़ किया या कैसे स्ट्रैटेजी बनाई? जी सर, मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब फ्लक्चुएट कर सकता है सर, यहाँ पे और एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जी सर बहुत वास्ट है। तो मैंने सर अपने मेंटर जो गौरव सर है सर, उन पे ही फ़ोकस किया। उन्होंने जो कहा सर मैंने वो किया, और उन्होंने जिस दिन कहा सर उस दिन ही किया मैंने। जिस दिन उन्होंने शीट दी वो अगले दिन ही कंप्लीट करके दी सर को। तो उन पे पूरा मुझे भरोसा था सर, उन्होंने बहुत अच्छा। नहीं, वही कि एक प्रॉपर मेंटरशिप के हाँ चलते सर। चीज़ें थोड़ा-सा आसान हो हाँ जाती सर। हैं, और अच्छी चीज़ ये भी जब एक स्टूडेंट अपना एस्पायर करता है किसी चीज़ को, और जब आप लोग पूर्णतः कहते हैं ना डेडिकेटेडली टीचर्स को फॉलो कर रहे हाँ होते हो, सर। तो फिर कहीं न कहीं हम लोग को भी अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल ही जाता है हाँ इसी सर। बहाने। तो जैसे आर्यन, हमने स्टार्ट किया था जब अपना प्रिपरेशन, तो प्रीलिम्स के लिए हमने अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। हमने यहाँ से अपनी क्लासेस खत्म करी। तो आपने जब वहाँ मौरानीपुर में आप थे, तो आपका कभी ये मन नहीं हुआ कि हम ऑनलाइन, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे हैं हाँ सर। यूट्यूब पे, हाँ सर। है ना? अलग-अलग प्रकार के हैं, और कई जगह फ्री लेक्चर्स भी हैं हमारे पास जो हम एक्सेस कर सकते हैं हाँ सर। बढ़िया। तो यूट्यूब पर काफ़ी सारा मटेरियल है। तो बजाय घर से यहाँ मूव करने के, आपका मन ये नहीं हुआ कि हम वहीं पर बैठ कर के घर में अपना फ़ोन पर या लैपटॉप पर हाँ सर। ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं? उसकी भी सर एक स्टोरी है छोटी-सी। मैंने सर जब मैं सेकंड ईयर में था ग्रेजुएशन के, तब मैंने सर कोई आइडिया था नहीं मुझे क्या करना, तो कहा कि एसएससी का बैच ले लो। तो मैंने ले लिया था सर एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मैंने सर 2 दिन पढ़ाई की उस पे। उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था घर पे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम या तो काम आ जाना, तो उसमें सर बहुत प्रॉब्लम होती थी। जिनको ये लगता ये है कि अगर आपने मानिए बैंकिंग सेक्टर में घुसना है आपको, या आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपको एक 12 घंटे का स्केड्यूल चाहिए। हाँ सर। तो ये जो 12 घंटे वाला कंसेप्ट है, आपको लगता है कि वाक़ई में इतना देना पड़ता है, या हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा? सर मेरे हिसाब से सर स्मार्ट वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग की प्रिपरेशन में सर 12 घंटे पढ़ना, आई डोंट थिंक सर वो ठीक है सर। 12 घंटे नहीं, 6 से 8 घंटे आप रेगुलर पढ़िए बस, कंसिस्टेंट रहिए। ये कर अब या तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप 4 दिन पढ़ रहे हैं हफ्ते में तो 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं आप। पर मेरे लिए तो सर स्मार्ट वर्क ही इम्पोर्टेंट था। जैसे सर आप लोगों ने बताया था 6 से 8 घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो बस। तो वो मेरे लिए सर इम्पोर्टेंट थी चीज़।
फिर जैसे जब हमारे यहाँ पर कोर्स वगैरह हो जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ऑनलाइन की तरफ भागते हैं। आप जैसे प्रैक्टिस मोड के लिए कई बार शुरुआत मोड बच्चे में क्या होता है कि जैसे बच्चे ने अपना सिलेबस कर लिया, फिर उसको लगता है ये कि अभी ये तो हो गया, अब मैं यूट्यूब से 2 वीडियोज़ और देख लेता हूँ, हाँ सर। अब मैं इसका वीडियो और देख लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये करना ज़्यादा बेटर है, या जब आपका एक बार सिलेबस हो गया है, तो अब आप किताबें पकड़ें, अब आप मॉक्स को पकड़ें, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पकड़ें ताकि जो आपने पढ़ रखा है वो और हाँ। स्ट्रेंथन होता जाए, तो ये ज़रूरी है या अलग-अलग वीडियोज़ देखना ज़्यादा अच्छा है? अलग वीडियोस सर मैं नहीं मानता, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखने चाहिए, क्योंकि सर हर टीचर का अपना-अपना तरीका होता है पढ़ाने का। तो 10 टीचर से पढ़ेंगे, 10 तरीके से पढ़ाएँगे। सेल्फ डाउट होगा आपको कि ये क्वेश्चन ऐसा-ऐसा। तो मैंने सर वो ज़्यादा नहीं किया। मैंने सर मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, क्योंकि थोड़ा सर मेरा सर मेरी वीकनेस भी वो थी सर थोड़ा-सा पहले, कि अगर मॉक्स में मान लीजिए किसी एक में मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आए, तो मैंने 5-5 मॉक्स एक साथ लगा दिए। तो फिर सर वो थोड़ा-सा मेरा खराब था। शुरुआत में सर ऐसा था थोड़ा-सा। पर सर धीरे-धीरे सर वो ठीक हो गया, और मेरे हिसाब से मॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ही उन पे फ़ोकस होना चाहिए आपका। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे हमने एक बार मॉक दिया, हमारे मार्क्स नहीं है, तो फिर हम उस पर एकदम जुट जाते हैं। हाँ, बट कहीं न कहीं जो मतलब अभी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, मैं उस पर एक बात आप हमेशा फ़ोकस रखो। अगर आपने एक बार कोई मॉक दिया, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं न कहीं नंबर कम है, तो आप उसको एनालाइज़ करो। हाँ सर। एनालाइज़ करने के बाद थोड़ा-सा ब्रेक दो। थके दिमाग से कभी भी अच्छा स्कोर उठ ही नहीं सकता। हाँ सर। दिमाग जितना फ्रेश होगा, उतना आप स्कोर करने में आपको हेल्प होगा। पैनिक नहीं करो। अगर एक दिन वही वही हिसाब-किताब है, सचिन अगर एक दिन 0 पे आउट हुआ, इसका मतलब हाँ, नहीं सचिन खराब बैट्समैन है, उस दिन हाँ, खराब होगा आपका। तो ये हो सकता है। लेकिन हाँ, मॉक प्रैक्टिस और मॉक एनालिसिस हाँ बहुत सर। की फैक्टर होता है प्रिपरेशन को एक एज देने में। हाँ सर। तो जब आपने मॉक देना स्टार्ट किए, तो ऐसे ऐसा याद है क्या कि फर्स्ट मॉक में नंबर कितने आए थे? हाँ सर, मॉक दिया सर ऑनलाइन। शायद उसमें मेरे सर 37 शायद मार्क्स थे सर। तो मैंने कहा, मैंने फिर कट ऑफ देखा सर, तो मैंने कहा हाँ, मैंने बिना प्रिपेयर किए अगर 37 आ सकते हैं, क्योंकि सर मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे उसमें, तो उसके उसकी वजह से आ गए थे। तो मैंने कहा तो प्रिपेयर एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, अब इतना हो सकता है अगर। तो मैंने सर ट्राई किया, तो सर धीरे-धीरे मार्क्स बढ़े सर मेरे फिर। बहुत बढ़िया। तो जैसे जब आपने अपना ये एग्ज़ाम देना शुरू किया था, जब आप अपने मॉक्स लगा रहे थे, हाँ सर। तो कभी ऐसा हुआ कि अपना ऐसे एग्ज़ाम आने वाला है, या मानिए 15 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, हम अभी मॉक्स देने में लगे हुए हैं, हाँ कि सर। दिन में 2 मॉक 3 मॉक जो भी हम लगा रहे हैं, लेकिन उसमें स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा है, हाँ सर। तो उसको लेके कभी स्ट्रेस हुआ? हाँ सर, उसको लेके काफ़ी स्ट्रेस हो गया था बीच में, तो जब कंसिस्टेंटली सर मार्क्स नहीं आते, 2-3 दिन मार्क्स नहीं आए, तो फिर थोड़ा-सा सर थोड़ा-सा लगता था कि अब बस क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, क्योंकि सब पढ़ाई तो क्योंकि लगातार ही कर रहे हैं इतने ज़्यादा। लेकिन फिर आपके पास ही सर वन ऑन वन इंटरेक्शन सर वो होता था, सर बताते थे ये करो, ये करो। सर धीरे-धीरे वो किया, तो फिर धीरे-धीरे मार्क्स भी सर बढ़े। नहीं, ये ज़रूरी भी होता है। देखो, मतलब मेरा हमेशा ये मानना है कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन अप्रोच करने के लिए, या एक ऐसा रिसोर्स हाँ होना सर। चाहिए जहाँ पर आप अपना पूरा जंक थॉट को डंप कर पाओ। हाँ सर। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए। हाँ सर। हम लोग जब भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम हमेशा बात करते हैं प्रैक्टिकैलिटी की, हम हमेशा इमोशनल एस्पेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं। हाँ सर। कि हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है हाँ एग्ज़ाम सर। से। हम बहुत सारी चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम देने जब एक बच्चा जाता है, तो उसके ऊपर एक इमोशनल प्रेशर भी होता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो हाँ सर। एग्ज़ाम का जहाँ सेक्शन चालू हुआ, कोई 2 क्वेश्चन अटक गया, अब लगता है ये हाय राम! अभी ये नहीं हुआ, यानी एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, ये अटेम्प्ट भी गया क्या? तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक ऐसी मेंटरशिप हो, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम बात कर पाएँ। जैसे हाँ आपके सर। केस में मौसी थी आपकी, मौसी जिनसे आप कंसल्ट सर, कर आप सकते भी थे। थे सर, वो मुझे स्टोरी सर याद है, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। जब मेरा पहला सर मैंने प्री दिया था पढ़ाई करके, एसबीआई क्लर्क था सर वो, उसका रिज़ल्ट 28 मार्च को आया था सर। फर्स्ट को मेरा सर हाँ, बर्थडे हाँ, था, हाँ। आपको याद है सर, तो मैंने सर को भेजा था रिज़ल्ट, तो 1 मार्क से नहीं हुआ था मेरा प्री उसमें। तो सर को मैंने भेजा रिज़ल्ट, सर ने पहले तो बताया कि नहीं इतना प्रेशर नहीं लेना, फिर सर का फ़ोन आ गया मेरे पास, फिर सर ने मुझे आधे घंटे समझाया कि नहीं इतना प्रेशर नहीं लेना, और तुम क्लोज़ हो, पहले में अगर इतना क्लोज़ हो तो धीरे-धीरे हो जाएगा तुम्हारा। तो उससे मुझे ठीक-ठाक मोटिवेशन मिला, तो फिर मैंने अगले दिन से अच्छी तैयारी फिर से शुरू की अपनी सर। नहीं, हम मतलब मैं ये पहले भी कहता हूँ, हम लोगों को यहाँ पर सबसे अच्छा लगता ही यही है हाँ कि सर। जब कोई बच्चा हो और वो डेडिकेशन के साथ ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है, तो हमको बताए कि कई बार धीमे-धीमे चीज़ें फ्रेम हो रही होती हैं। आप बहुत क्लोज़ होते हो, तो वो वाला फ़ेज़ होता है जहाँ पर आपको सिर्फ़ लगे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ सर। तो क्योंकि तुम लगे हुए थे बढ़िया आराम से, तो कहीं न कहीं मतलब मुझे तुम में अपनी छवि भी दिख रही थी उस टाइम पे, ये स्टार्टिंग फ़ेज़ है। क्योंकि मैंने ही पहला एग्ज़ाम जब अपने टाइम पे दिया, तो सबसे पहला एसबीआई क्लैरिकल ही दिया था। और मेरा पहला एसबीआई क्लैरिकल ही निकला था बिना कोचिंग, बिना उसके उस टाइम पे। तब मुझे लगा था कि हाँ, और मेरा पहला इंटरैक्शन मतलब यहाँ सीपी में आने के बाद जूनियर सर से हुआ था, जब मेरा इंटरव्यू पड़ा था 2016, हाँ सर। तब की बात थी ये। तब तो 10 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। लेकिन ये है कि हाँ, जब आप
कंसिस्टेंटली लगे रहते हो तो उसका आउटपुट आना जाहिर सी बात है। हाँ ये प्रीलिम्स वाली जर्नी थी हमारी पूरी हाँ पूरी, सर। धीमे धीमे करते करते हमने अपना प्रीलिम्स मास्टर कर लिया, हाँ सर। नंबर आने लगे हमारे, ठीक है। लेकिन जब अपन ने मॉक्स से जब अपन मेन एग्जाम में गए, हाँ सर। तो आपके प्रीलिम्स सारे निकले या शुरुआत में कुछ ब्रेक हुए थे? मेरे सर प्रीलिम्स, मेंस, क्लर्क के सर सारे निकले मेरे प्रीलिम्स। पीओ के सर, आईबीपीएस पीओ मेरा 1.1 से नहीं निकला था, और आरआरबीओ 0.75 से सर। तो ये था सर। तो ये जब अपने मार्क्स आ रहे थे और अपन इतने क्लोज रह करके अपन वापस पीछे निकल के आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है, हाँ सर। फिर शाम को घर से फ़ोन भी आता है हाँ सर। कि क्या हुआ रिजल्ट का। तो वो जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे मन में, कि धीमे धीमे लग रहा है कि भाई फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी हैं और हम यहाँ पर किसी कारणवश 0.75 0.5 से 1 मार्क्स से रुकते जा रहे हैं, तो वो प्रेशर टैकल कैसे किया? सर उसको मैंने सर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, थोड़ा-सा, क्योंकि तब 2 पीओ मुझे लग रहा था, 1 क्रॉस हो जाए पीओ तो थोड़ा-सा ये होता कि हाँ, पीओ का प्री क्रॉस हो गया है। अब मेरे दोनों नहीं हुए सर, क्योंकि सर आरआरबीओ की मेरी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी सर। तो मैं ये था कि मुझे आरआरबी क्लर्क देना नहीं है, नहीं दूँगा मैं। इसकी बहुत अच्छी चल रही है तो ये मैं निकाल लूँगा। मेरे सर उसमें मेंस में सर 20-22 मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, कट कट ऑफ ऑफ से से। सर, लास्ट ईयर्स की मैंने देखा था। तो मैंने कहा ये तो हो जाना चाहिए, मेरा क्या अभी अच्छा है। अब सर जब वो दिन में रिजल्ट आया उसका 0.75 से नहीं हुआ, तो सर उस दिन तो सर दिमाग पूरा ख़राब हो गया था मेरा। फिर मैंने घर पे बताया शाम को, दोपहर में नहीं बताया मैंने, शाम को बताया। तो फिर अब मेरे घर से सर ये अच्छी चीज़ थी, कोई प्रेशर नहीं डालते थे मम्मी-पापा। मम्मी-पापा कहते थे अभी 21 साल के हो तुम, अभी ठीक है, अभी इतनी जल्दी नौकरी में भेजेंगे भी नहीं तुम्हें, हो जाएगा तो नहीं भेजेंगे अभी इतनी जल्दी। उनका वो कहना था कि इतना प्रेशर नहीं लेना अभी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन आराम से करो। तुम्हें भेजा 2-3 साल के लिए है, तुम उतने साल आराम से डेडिकेट करो। तो उतना प्रेशर उसका नहीं हुआ मुझे। फिर धीरे-धीरे अभी ये मॉक्स निकले, मेंस निकले मेरे, कुछ में नहीं हुआ, कुछ में हुआ। एसबीआई सर क्लर्क जब निकला मेरा पहला, उसका 12 बजे मैंने खोला था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी मुझे, एकदम 12 बजे मैं चिल्ला रहा हूँ सर। तो वो बहुत अच्छा लगा था फिर उसके बाद। नहीं, ये बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि भाई जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जब हमको रिजल्ट मिल जाए, तो ये एक अलग ही फेज़ होता है हमारे लिए, घर वालों के लिए भी अच्छा होता हाँ है। सर। ये अपना प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस के लिए आपने पढ़ाई कैसे स्ट्रेटेजाइज़ करी अपनी? मेंस के लिए, क्योंकि सर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना डीपली। तो मैंने सर अपने पहले जो बुक्स थी वो मैंने कंप्लीट की, क्योंकि उसमें पीओआईक्यूज थे, मेंस के लिए मॉक्स थे, तो मेंस के लिए क्वेश्चंस थे, तो वो कंप्लीट किए। फिर मैंने सर मॉक्स दिए काफ़ी, मेंस के मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक्स दिए कंपैरेटिवली, जिनको मैं जानता हूँ सबको, उनसे ज़्यादा मॉक्स दिए मैंने, क्योंकि सर मुझे लगता था कि जो क्वेश्चंस मेंस के मॉक्स में आ रहे हैं, मुझे लगता था वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसी बेस पे पेपर बनना है अपना लगभग। तो मैंने उनको काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ किया मॉक्स को, और डीपली मैंने पढ़ाई की उसके लिए। और काफ़ी नोट्स मैंने आप जैसे नोट्स बनाए थे मैंने इंग्लिश के सर, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत वास्ट है सर, और मेरी ग्रामर सर उतनी अच्छी है नहीं, आपको सर पता था। रीडिंग सर मेरी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ। तो सर जो आपने सर वो मैंने, क्योंकि सर यूट्यूब से सर इंग्लिश, अब मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। सर आपने जो नोट्स दिए थे मुझे ग्रामर के, सर सिर्फ मैंने वही पढ़े हैं ग्रामर के, और सर ने बताया था मुझे रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रीडिंग ही है। ग्रामर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उतनी ज़्यादा ग्रामर का वेटेज होता भी नहीं है इसमें। सही बात। तो मैंने रीडिंग सर बहुत ज़्यादा की थी, आपने बताया था। मॉक्स में मैंने बहुत ज़्यादा रीडिंग की। मॉक्स के पैसेज जो आते थे इंग्लिश के, वो मैंने 10-10 बार भी पढ़े हैं मॉक्स देने के बाद उनको। तो मैंने इंग्लिश का तो ऐसा किया था सर उसमें। इंग्लिश को रूल्स में बांधोगे तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ हाँ पाओगे। सर। इंग्लिश एक भाषा है, इसका इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। अगर आपने ये समझा कि ग्रामर में सो कॉल्ड 100 रूल्स हैं, 120 रूल्स हैं, आप वो रूल्स याद करके आप ग्रामर सीख जाओगे, आप कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि एक बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं। हाँ सर। जब तक आप सेंटेंसेस का अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक आप चीज़ों में जो लिखा हुआ है उसको आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। ग्रामर का वेटेज वैसे भी बैंक धीमे धीमे कम करता जा रहा है। हाँ आपके सर। पास आरसी है, आपके पास पैराजंबल है, आपके पास क्लोज टेस्ट है, आपके पास वर्ड स्वैप है, हाँ। आपके पास कनेक्टर्स हैं, आपके पास पैरा कंप्लीशन है, ये सब के सब रीडिंग पर ही बेस्ड है। हाँ सर। इसमें आप ये कर ही नहीं सकते कि आप ग्रामर लगा ले जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो ये बहुत ही अच्छी थी जो आपने बताई, कि कुछ भी करना है लेकिन खुद को रीडिंग से जोड़ के रखना है। रीडिंग से हाँ बहुत सर। फायदे हैं, हाँ आपकी सर। इंग्लिश अपने आप उससे इंप्रूव होती है बहुत अच्छे से। तो मेंस वाले सेक्शन में, मतलब पेपर में, हमारे पास जो 4 सेक्शन है, उनमें अपना ब्रह्मास्त्र क्या था और वीकनेस क्या थी? सर मेरा ब्रह्मास्त्र इंग्लिश ही था सर, क्योंकि मुझसे कहा भी कि लोगों ने कि इंग्लिश पे डिपेंडेंट मत रहो, और इंग्लिश में बहुत फ्लक्चुएट होते हैं मार्क्स, तो मैं एग्जाम में कम आ सकते हैं। पर मेरे सर, अब मैं मेंस के मॉक देता था उसमें काफ़ी सही मार्क्स आते थे,
तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने कहा इसी को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा अपना। तो मेरा सर इंग्लिश ही था सर हमेशा। नहीं, सही भी है, क्योंकि ये भी मैंने क्लास में कई बार बच्चों से बोला हाँ हुआ है सर। कि अगर आप इंग्लिश पर फ़ोकस करो, तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है आपके पास जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके दे सकता हाँ है। सर। और एक बार अगर आपने इंग्लिश में मैक्सिमाइज़ कर लिया अपना स्कोर, तो आपका क्वांट, आपका रीज़निंग और आपका जीए, जो जीए सबसे ज़्यादा डेविएट होती है या हाँ सर। फ्लक्चुएटिंग होती है, किसका भरोसा नहीं होता है कि आप हाँ सर। कितना स्कोर कर सकते हो, उनसे आपका वेटेज थोड़ा-सा कम हो जाता है। हाँ सर। और एक बार जब वहाँ से वेटेज कम हुआ, तो सिलेक्शन पॉसिबिलिटी हमारी कहीं न कहीं एनहांस ही हो जाती है, हाँ सर। अच्छी हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। तो ये हमारी जर्नी थी, मतलब जो मेंस वाला डिपार्टमेंट अपन ने स्टार्ट किया। मेंस के टाइम पे मुझे थोड़ा याद है ऐसा, क्योंकि जो हमारा ग्रुप था, हाँ सर। तो हमारे ग्रुप में जो लोग थे, उनके एग्ज़ाम्स पहले निकले हैं हाँ सर। और हमारा थोड़ा बाद में हाँ निकला सर। है। तो ये वाली कहानी बताओ यार पूरी-पूरी। तो सर मेरे 2 दोस्त थे सर, यहाँ पे कुछ हैं, मेरे ऋषभ और कौशिक। उनका सर मुझसे पहले एग्ज़ाम निकल गया था। उनके सर पीओ के भी प्री निकल मेंस भी निकल गए थे उनके पीओ के। जिस टाइम पे उनके सर पीओ के मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तब मैं सर क्लर्क के मेंस दे रहा था। तो थोड़ा-सा मुझे लगता था कभी-कभी, पर मैं ये नहीं, क्योंकि सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो दोनों, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे मुझे। तो मुझे ये उनसे मतलब जेलसी नहीं होती थी कि इनके निकल रहे हैं, मेरे क्यों नहीं निकल रहे। अब सर मुझे ये लगता था कि अगर उन मेरा नहीं निकल रहा तो कमी सर मुझ में ही है, उन्होंने तो ये हाथ पकड़ के रोक तो दिया नहीं है मुझे। सर मैंने वो उस पे थोड़ा फ़ोकस किया, तो उनका पहले सिलेक्शन भी हो गया दोनों का पीयू में हो गया। और बल्कि उन आरआरबीओ के टाइम पे वो कह भी रहे थे कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही। उनमें से एक कौशिक का आरआरपीओ में ही हुआ है और तो सर थोड़ा-सा मुझे लगा था, पर सिलेक्शन के बाद थोड़ा-सा मुझे ठीक भी लगा। नहीं, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि भई आपके पास 99% एफर्ट आपका है, हाँ सर। 1% थोड़ा लक फैक्टर हमेशा काम करता है। हाँ सर। उसके रिस्पेक्ट में हम कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि ये हो ही जाएगा, बट इवेंचुअली मैं मानता हूँ फिर जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ सर। क्योंकि वो स्टोरी मुझे वो अच्छे से याद है कि जिस दिन ऋषभ और कौशिक आए हुए थे यहाँ पे हाँ सर। उस दिन ये भी मेरे पास आया हुआ था। तो ऋषभ और कौशिक मिठाई का डब्बा लेकर आए थे, क्योंकि ऋषभ का सिलेक्शन हो गया था। ऋषभ की न्यूज़ मुझे बैच में ही मिल गई थी हाँ सर। और फिर पीछे ऋषभ आ भी गया था। और उसके बाद ही अपना क्लैरिकल मेंस का रिजल्ट आना था हाँ मेरे सर। ख्याल हाँ से, सर। रिजल्ट तब आया नहीं था जी, क्लैरिकल जी। मेंस का। तो ये क्लैरिकल मेंस देकर हमारे पास आ चुके थे और हम लोग सब बाहर ही खड़े हुए थे, गेट पे बढ़िया मस्त आराम से बतिया रहे थे। और तब 3 प्राणी, आर्यन, ऋषभ और कौशिक, तीनों खड़े हुए हैं। ऋषभ और कौशिक वो रिजल्ट रिजल्ट के साथ खड़े हुए हैं और ये खड़ा हुआ था। तब मैंने इससे एक बात कही थी, हाँ कौन-सी वाली सर। बात कही थी? सर ने कहा था कि कैफ और युवराज पहले आ गए थे क्रिकेट में और धोनी बाद में आए थे, पर धोनी की लेगेसी अभी तक चल रही है, वो सबको ज़्यादा याद है। तो तो यही सर ने यही चीज़ है भई, सिंपल सा है। कभी अगर आपको सक्सेस अगर डिले हो रही है, इसका मतलब ये नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं। हाँ सर। और ये भी मैं मानता हूँ कि हो सकता है कहीं न कहीं हमको लग रहा होता है कि हम एफर्ट बहुत कर रहे हैं, हमको आउटपुट के हिसाब से नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन मिलेगा, अगर हम उसके बाद भी कंसिस्टेंटली अपना अप्रोच कैरी करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने आप ही। वही मैंने एग्ज़ाम्पल इसको दिया था हाँ सर। कि 2003 के वर्ल्ड कप के टाइम पर अगर आप देखो तो टीम में मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, हरभजन सिंह सब पहुँच चुके थे। बट कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी का लिस्ट में नाम नहीं था। हाँ सर। और जब 2007 के बाद से महेंद्र सिंह धोनी ने कमान सँभाली, तो उसके बाद से फिर मुड़ के उन्होंने देखा भी नहीं। तो वही है कि एक लेगेसी जो अब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से, क्योंकि अब हम बैंक पहुँच चुके हैं। हाँ सर। फाइनली हमको मिल चुका है। घर वाले खुश होंगे, बढ़िया। हाँ सर, घरवाले खुश हैं सर, बहुत खुश थे सर, बाकी तो पहला पहला रिएक्शन क्या था? मतलब पहले फ़ोन किसको किया था? पहला सर रिएक्शन, मेरी बहन ही बैठी थी मेरे साथ घर पे ही बेड पे, तो मैंने उसी को बताया कि हो गया, तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थी। मेरी सर मम्मी सब दौड़ के आए, तो मैंने सर सबसे पहले सर अपने चाचा को बताया था, फिर नाना को, मौसी को, सबको बताया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मतलब अगर अब हम इस जर्नी को पूरा सम अप करने की कोशिश करें, तो मैं आपसे कुछ 4-5 चीज़ें पूछूँगा। हाँ सर। आपको सिर्फ़ उसको मिनिमम वर्ड्स में बताना है, ताकि ये थोड़ा बहुत हमारे लिए और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक शॉर्टकट मिल जाए कि भई हाँ सर। आपको कैसे-कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करना है। हाँ सर। तो सबसे पहली चीज़ जो आर्यन वो है हमारे पास, वो ये है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर ऑनलाइन वीडियोज़ या यू शुड ऑप्ट फॉर बुक्स एंड ऑफलाइन मेंटोरिंग। मेरे हिसाब से सर ऑफलाइन मेंटोरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर ऑनलाइन मेंटोरिंग में सर अगर आप इतना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं और डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, तो हो सकता है वो 100 में से 1-2 लोग हैं, वही कर सकते हैं सर। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन मेंटोरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, तो जैसे आपने किसी ने क्लासरूम प्रोग्राम जॉइन किया, क्लासरूम में आप आ गए, आपने क्लास अपना खत्म करा, 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी क्लासरूम में प्रोग्राम है आपका, आपके सब्जेक्ट्स हुए। इसके बाद
आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? इसके बाद पढ़ाई सर सबका अपना-अपना तरीका है। एक तो कोई दिन में पढ़ता है, ऐसे मैं सर दिन में ही पढ़ता था। मैं सर नींद मैंने सर हमेशा पूरी ली है 7 से 8 घंटे की। क्योंकि बिना नींद के सर मेरा काम चलता नहीं है थोड़ा-सा। तो अगर आप वो अपना सब अपना बना सकते हैं, आप रात में पढ़ सकते हैं तो रात में पढ़िए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं सर। मैंने सर हमेशा दिन में ही पढ़ाई की है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि जो हम यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, हाँ सर, उसका रेगुलर रिवीजन बहुत मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। मस्ट वो है, तो करना ही है। वो करना ही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स से ज़्यादा वीडियोज़ को प्रायोरिटी देती हैं, तो बुक्स ज़्यादा अच्छी अच्छी होती हैं प्रिपरेशन के लिए या वीडियोज़? बुक्स मेरे हिसाब से सर ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं अपनी कोचिंग में, कहीं से भी सीख रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। सिर्फ़ वीडियोज़ वीडियोज़ देख के सर मुझे नहीं लगता सर, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कहीं न कहीं मतलब ये मैं भी इसको बोलता हूँ हमेशा क्लास में ऐसे कि अगर मान लीजिए कि आप 3 घंटे क्लास में बैठे हुए हैं, हम आपको एक मूवी दिखा रहे हैं हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन हाँ सर। और आप 6 महीना वो वीडियो देख रहे हैं, हाँ तो सर। 7वें महीने में जाके आप एरोप्लेन उड़ा नहीं पाएँगे, नहीं सर। क्योंकि आपने कहीं न कहीं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो हाँ जब सर। तक आप हाथ नहीं चलाएँगे तब तक वो काम बन नहीं पाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मॉक पेपर्स का एनालिसिस ये कितना ज़रूरी है? सर सबसे इम्पोर्टेंट शायद यही है सर, क्योंकि पहले मैं सर यही करता था, मॉक सिर्फ़ दे देता था, मार्क्स कितने भी आए ज़्यादा कम, मॉक दे दिया खत्म मॉक, फिर मैंने कभी देखे नहीं उसकी तरफ। जब मेरे साथ ये होने लगा कंसिस्टेंट मार्क्स 1-2 दिन कम आए, फिर मैंने 10 मॉक्स दे दिए 2 दिन में। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए थोड़ा-सा, देखूँ एक बार उन मॉक्स में क्या मैंने गलतियाँ की हैं। तो फिर मैंने उनको देखा, फिर उससे मुझे समझ में आया कि मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीड, एक्यूरेसी या एक कह लीजिए हाफ नॉलेज कि हमको पता है कि हाँ, ये तो ये ऐसे-ऐसे हो जाता है या कंसेप्चुअल नॉलेज, दोनों में से किस पर वेटेज ज़्यादा है? कंसेप्चुअल नॉलेज सर बहुत ज़्यादा इसमें मेंस में सर वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है पूरा। क्योंकि इसमें आपको 200 में से आपको 150 मार्क्स नहीं करना है, 70-80 लगभग कट ऑफ जाती है, उतना ही करना है आपको। तो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी पे सर हमें ध्यान देना चाहिए। ये कहीं न कहीं समझना भी चाहिए स्टूडेंट्स को क्योंकि आज ही जैसे मैंने ये बात कही थी बच्चों से कि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, 100 नंबर का पेपर है आपका, कट ऑफ तब भी 70, 72, 80, 75 जा रहा है। आप मेंस देने जा रहे हो, 250 नंबर का पेपर है आपका, कट ऑफ तब भी आपका 80 जा रहा हाँ है। सर। इसका मतलब ही यही है कि मेंस में आपको सिर्फ़ कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पे सॉलिडैरिटी लेके आनी है, कुछ भी करके हम कंसेप्ट मजबूत करने हैं। हाँ सर। जितने ज़्यादा मजबूत हमारे कंसेप्ट्स होंगे, उतना ज़्यादा हमारी सिलेक्शन पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ सर। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आपका कोई फेलो एस्पिरेंट है, जैसे अभी आपका सिलेक्शन हो गया है। अब मान लीजिए जैसे आपका कोई फ्रेंड है, जो आपके साथ जर्नी शुरू किया था हाँ सर। और लगा था एकदम ईमानदारी से, बढ़िया अच्छे से, पूरी मेहनत कर रहा है और कहीं न कहीं अभी उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो वो खुद को कैसे मोटिवेटेड या पॉज़िटिव रख सकता है? क्योंकि सर हमेशा ही मैं तो ये सब कुछ लोग हैं 1-2 जो मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी दे आर अनलकी आई थिंक उनका नहीं हुआ। तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ हमेशा कंसिस्टेंट रहो। ये मत सोचो मेरा नहीं हो रहा है। हमेशा कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि एक ना एक दिन हो जाएगा। ये पक्का, जो हार्ड वर्क करेगा सर उसको उसका मिलेगा हमेशा। ये समझना चाहिए सभी को मतलब अगर आप स्पेशली क्रिकेट फैन हो क्योंकि मैं क्रिकेट के हिसाब से समझा हाँ सर। पाता हूँ हाँ अच्छे सर। से कि ये जो गवर्नमेंट जॉब की हमारी जर्नी है ये एक टी20 मैच नहीं है ये टेस्ट मैच है हाँ सर। और टेस्ट मैच हमेशा सेशंस में जीता जाता हाँ है सर। तो अगर कोई सेशन आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो एक कमबैक का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा हाँ सर। बस आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स के साथ ऑनेस्टली लगे रहिए हाँ सर। क्योंकि यही चीज़ें जो आपको इवेंचुअली सक्सेसफुल बनाएगी बट थैंक यू वेरी मच आर्यन बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा आज हमें आपके साथ बैठ करके थैंक यू सर। और आपकी सक्सेस वाली जर्नी को पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी हाँ जिस सर। दिन फ़ोन आया था सुबह-सुबह मेरे हाँ पास तो जनरली मतलब कई बार ऐसा होता है मैं ऑन कैमरा ये चीज़ एडमिट कर लेता हूँ सॉरी मेरा फ़ोन पहली बार में कई बार नहीं उठता है सर। लेकिन फिर मैं कॉल बैक ज़रूर कर देता हूँ बच्चों को लेकिन थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आप अपना बैंक ऑफ इंडिया का पद संभालिए हाँ सर। और हम आशा करते हैं कि आप अब आगे बढ़ते-बढ़ते क्योंकि अभी यू आर वेरी यंग अभी हार्डली 23-24 इयर्स ऑफ 22 एज ना सर। 22 हाँ सर। 22 इयर्स ऑफ एज और अभी तो आपके पास अच्छा खासा क्या कहते हैं टेन्योर पड़ा हुआ है खुद को एक्सेल कराने के लिए हाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही शाइन करते रहेंगे और हमसे मिलते रहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। बाकी सभी के लिए मैं आप सबसे फिर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इन केस आपको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको हमारी किसी भी कही हुई बात से थोड़ा बहुत मोटिवेशन या डायरेक्शन मिल सकता है तो प्लीज़ उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक नए सेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच